तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास, उसका पहला टॉपिक है सैंधव सभ्यता। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, सैंधव सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी पशुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, आरंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं हैं, किंतु लोथल, सुरकोटक, कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़े की मूर्तियों, हड्डियों आदि के अवशेष मिलने के पश्चात यह निश्चित हो गया कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया? केसी श्रीवास्तव। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। अगला टॉपिक देखिएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजगृह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्राचीन वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगृह थी। किंतु उदयन का शासनकाल 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईसा पूर्व ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमनगर स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बताया। किंतु कालांतर में कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अजंता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पदपाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोवेरा गुफा एलोवेरा की दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईसा पूर्व की कलाकृतियाँ हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है ऑप्शन ए बाग में, ऑप्शन बी एलोवेरा में, ऑप्शन सी अजंता में, ऑप्शन डी बादामी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अजंता। बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पदपाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। अगला देखिएगा, बादामी गुफाएं। बादामी गुफाएं मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला गुफा देखिएगा, एलोवेरा गुफाएं। एलोवेरा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करनी थी। चैत्य बौद्ध की पूजा स्थल है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो इसका अंतर देखिएगा, चैत्य पूजा स्थल और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और स्तूपों का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन सी निम्न गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा टीआरई 2 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। मगध एवं अंग का मैदान किसका हिस्सा है? तो मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान
पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया तथा शाहबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। इसका अगला टॉपिक देखिएगा, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी तक्षशिला। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और देखिएगा, दूसरा दिया है, ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेन-सांग एक बौद्ध चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा, हीनयान, महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कोई भी कथन सही नहीं है। इसको देखिएगा, फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था, यह हर्षवर्धन के काल में नहीं आया था, यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, इसलिए ये कथन गलत है। और ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में नहीं आया था, ये ह्वेन-सांग के शासनकाल में आया था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध भिक्षु मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर देखिएगा, बी समुद्रगुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में, इनका एक और नाम है मेघवर्ण, गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। इन्होंने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए गया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विविध प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी थी, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खीर भवानी मेला का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो यह कश्मीर हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पुरमंडल मेला, 14वें बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले का वह त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह काम नंदक के द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक काम नंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य शास्त्र के अवस्था पर आधारित है। यह प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति के राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको ए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चरक, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है ब्राह्मणी, चौथा है विशाखदत्त। तो इसको देखिएगा कि इसका मिलान कैसे होगा। चरक ये क्या है? चिकित्सा से के वैज्ञानिक है। और ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, तो ये गणित के हैं। और ऑप्शन सी ब्रह्ममिहिर, ये ज्योतिष के हैं। और विशाखदत्त ये नाटककार है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, ब्रह्ममिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिण पथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाली मार्ग का है। तो ये क्वेश्चन जितने भी थे
PYQ BPSC TRE 1, 2 और 3 में पूछे गए थे। और इसके बाद देखिएगा मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। तो किसने किया था, बलबन ने। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा सिजदा और पाबूस की शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इन बतूता किस देश के थे। तो इन बतूता किस देश के थे, तो ये मोरक्को के थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सल्तनत कालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता और यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में इन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको बनाया, तो इब्न बतूता को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा सल्तनत कालीन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, कर्नाट राजवंश के दौरान। डॉक्टर रामप्रसाद शर्मा ने मैथिली विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1226 ईस्वी में बताया। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमरा वंश की 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन था। अगला टॉपिक देखिएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो किस क्षेत्र में, उत्तर भारत में। नागपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नागपंथी सिद्ध योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था के अनुसंधान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान और उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अगला टॉपिक देखिएगा मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तो पहला क्वेश्चन है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ईश्वर नागर। ये क्वेश्चन 59वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया था। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई है। 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस पुस्तक में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, सूरत को। सूरत बंदरगाह को मुगल शासन के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात शहर का प्रमुख शहर था। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता था। मध्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण। तो भारत में बाबर के आगमन का कारण कौन से हैं। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो बाबर के आने से क्या क्या हुआ, तो प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन होगा सी 3 और 4। एक्सप्लेनेशन देखिएगा बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मराठा राज्य एवं संघ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। तो मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। अष्ट प्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। ये 8 मंत्रियों को शिवाजी नियुक्त करते थे और अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी रहते थे। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री को पद अनुवांशिक नहीं बनाया था। इसके शिवाजी के अष्ट मंत्री परिषद में कौन कौन थे, नाम देखिएगा इसका। पहला था पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा आमदपंथी अथवा मजूमदार भी कहा जाता था, जो वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्री का देखभाल करते थे। तीसरा देखिएगा वाकिया नवीस मंत्री, जो वर्तमान में गृह मंत्री कहा जाता है। सुमंत दरबीर चौथा, वर्तमान में विदेश मंत्री कहा जाता है। 5वां सचिव सुरुनवीस या चिटनीस, राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति सरे नौबत कहा जाता था।
7वां है न्यायाधीश, जिसे हम लोग इस टाइम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। 8वां है पंडित राव, जिसे सदर कहते हैं। यह धार्मिक कार्यों के लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये मध्यकालीन क्वेश्चन से जितने भी PYQ जनरल स्टडी में पूछे गए हैं तो समाप्त हुआ है। आगे की वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस संधि पर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। तो अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो किस वर्ष स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने? तो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इंग्लैंड में भारत का अनधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम किसने निर्धारित किया था? मतलब उसमें क्या निर्धारित किया गया था? तो देखिएगा, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिलेसबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया में किया था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण देखिएगा कौन कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमरती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 का विद्रोह से पूछा गया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो ये अपने आप को नायब के पद पर घोषित किए थे, जिसको ऊपी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से नाना साहब ने अंग्रेजों से प्रस्थान किया, तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और पेशवा की उपाधि धारण की। इसके दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया, पेशवा की उपाधि धारण की और अपने आप को नायब घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो किस तिथि को हुई? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 नवंबर 1858। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी शासन कर भारत का सीधे क्राउन के अधीन कर लिया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया, जिसकी सहायता से 15 सदस्यीय। क्वेश्चन देखिएगा 9, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो किसने की थी? अफगानों ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में
अफगानों ने सहायता की। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बादा नवाब अली बहादुर पुर द्वितीय को अपने जिससे वो भाई मानती थी उसको पत्र लिखकर उनको बुलाई कि आइए हमारी हेल्प कीजिए। तो बादा नवाब साहब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था? तो बी.डी. सावरकर। इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि दी कि वह औरत यहाँ जो सोई है विद्रोहियों के में एकमात्र मर्द थी? यह किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। उसके बाद से देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। 1757 से 1857 के बीच में कौन सी घटना हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिएगा क्वेश्चन है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी विरुद्ध शक्तियों का विरोध किया? तो पहला ऑप्शन है 1856 में खानाबदोश जनजातियों ने, 1855 से 56 बिहार के संथालियों ने, छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा देखिएगा बी संथाल विद्रोहियों ने। 1855 से 56 में विद्रोह के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकार में लागू की गई नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू भैरव चाँद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू कानू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ? तो किसकी उपयुक्त व्याख्या देखें सिद्धू और कान्हू के। इसमें से ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किसका है? सन्यासी विद्रोह का है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। तो आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख किस में है? तो सन्यासी में है। और अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा 17 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। देखिए फिर से रिपीट किया ये क्वेश्चन TRE 3 के प्राइमरी एग्जाम में जो री एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसका ऑप्शन होगा बी 1882 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा का विद्रोह, सी है ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? तो संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1900 में हुआ था। यह झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसे मुंडा उगलान विद्रोह भी कहते हैं। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 20 में। ये भी झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जो जतरा उराव थे। आगे देखिएगा ताना भगत आंदोलन संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 के तक चला। यह बिहार जो वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ। यह आंदोलन 1831 ईस्वी में था। इसके नेता सर सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो डेविड हेयर ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा 1817 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम करना शुरू किए। वे सिविल सर्विस में 30 सालों तक कार्य किए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उट के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी में सिफारिश की। सेकेंड है, महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका कथन कौन सा है? 1 और 2 दोनों है। उट के 1854 के प्रेषण में संबंध में सिफारिशें निम्न है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी बनाए रखने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा के विभाग की स्थापना की। इसने महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और तथा तकनीकी विद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना सिफारिश की। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इसका प्रकाशन हुआ था और ये किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इसको कब बंद कर दिया गया था? तो द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 25 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इस किसके प्रचारित किया जाता था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इस अमृत बाजार पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, और भी बुक के नाम दिए गए हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। अगला है गीता रहस्य, इसको किसने लिखा है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और नेक्स्ट है प्रिजन डायरी 1975 ईस्वी में किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल को। इसका और भी बुक के नाम देखिएगा, दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, अल हिलाल, अब्दुल कलाम, कामरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार, मौलाना जफर अली खां, बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य। अल हिलाल पत्रिका किसने लिखा था? तो अब्दुल कलाम ने। कामरेड पत्रिका किसने लिखा? तो मोहम्मद अली जौहर ने। जमींदार पत्रिका किसने लिखा? तो मौलाना जफर अली खां ने। बंगाल गजट पत्रिका किसने लिखा? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर देखिएगा कि कब प्रकाशन हुआ। ऑप्शन दिया है ए 1930, बी दिया है 1931, सी है 1940, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बी 1931। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह पटना से प्रकाशन इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण कब प्रकाशित हुई? तो 1860 ईस्वी में। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? ऑप्शन है जमुनाकार जी, बी है राहुल संकृत्यान, सी है सहजानंद सरस्वती, डी यह उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन इन तीनों ने किया था। तो देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1940 ईस्वी में हुंकार नाम का साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन से संबंधित के पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें फर्स्ट दिया है लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। सेकंड है गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। थर्ड है अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों ये सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लिटन ने शुरू किया था और इस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। जब रिपन का शासनकाल आया तो उसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। यानी कि जो समाचार पत्र अंग्रेजी में नहीं छपते थे उसको बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी है कलिंकर दत्त, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ द कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी के के.पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो कौन थे? एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसकी स्थापना होम रूलिंग तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन और 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी ये पुस्तक? धर्मपाल ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक का धर्मपाल ने लिखा था। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार, राजनीति और दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के कांधला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में किया था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। एक्सप्लेनेशन देखिएगा,
फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रभावित किया था। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और पुस्तकें जो लिखी गई हैं, बापू के कदमों में, बापू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, और इंडियन स्पेक्ट्रम के सुरेंद्र बनर्जी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त एक में से एक से अधिक। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्ट्रम का संपादन B.M. मलाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखक किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सन 1920 से 1942 के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर की रचना नेहरू जी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, नया टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से अभी तक TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के, इसमें सारे हैं। देखिएगा, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो कहाँ सीमित था? शहरी शिक्षित वर्ग से। देखिएगा, बिहार BPSC TRE 3 में प्राइमरी के एग्जाम में री एग्जाम में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा तक लोकप्रिय बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आगे देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान था। 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो ये किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन देखिएगा, ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, अंबेडकर जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना EB रामास्वामी नायकर ने किया था 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में।
इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। इसका देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। सेकेंड है दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। थर्ड है विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता था। ये नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी कलकत्ता और वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी कलकत्ता की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना की। स्वदेशी और हिंदू का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता के बारह नगर में की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में भौतिकवाद व अध्यात्म के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये देखिएगा बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर नंबर 3 में पूछा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिख धर्म को प्रकृष्ट करना। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को प्रकृष्ट करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उसके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भंग प्रकाशक सभा की स्थापना की, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? G.H. देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज्य के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन था। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला टॉपिक है किसान विद्रोह आंदोलन। इससे क्वेश्चन है पहला, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी ऑप्शन दिया है फर्स्ट गांधी जी, सेकेंड है वल्लभ भाई, थर्ड है जमेश जी टाटा। तो इसका आंसर होगा गांधी जी। देखिएगा TRE 3 एग्जाम में पूछा गया था। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था और मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो कब किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था?
तो इसका ऑप्शन देखिएगा, पहला है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है बिरसा मुंडा, थर्ड है सत्यनारायण सिन्हा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों का स्थिति और विचार करने के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी ने चंपारण मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किए, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता था। इसके क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और मजहर उल हक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो इनके साथ कौन थे? ये तीनों लोग थे, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दैनिक स्थिति देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसका आंसर होगा बी। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में गुजरात के किसानों के सरकार द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। हेलो फ्रेंड्स, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टीआरई 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा? तो इसका आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के अधिवेशन में पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। वर्ष 1936 में किया गया था यह अधिवेशन, लखनऊ में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाए और किरदारों के अधिकारों की मांग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे का समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। इसका आंसर होगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलनों की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि की जांच की स्थापना की। इस जांच समिति के अध्यक्ष एस.सी. सलाई थे और इसमें कुछ अध्यक्ष थे जी. रेड और महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी. रैनी, जबकि ई. टेलर से चीफ थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि आंदोलन किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है फरवरी, दूसरा इसमें मई और तीसरा है नवंबर और चौथा दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिएगा, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो कहाँ घटित हुआ था? इसका ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया है। पहला दिया है बिहार एवं बंगाल, सेकेंड है मद्रास प्रेसिडेंसी, थर्ड है पंजाब प्रोविंस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बिहार और बंगाल। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 62 ईस्वी के बीच और पावना आंदोलन 1870 से 80 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नील के पौधों का लगाने वाला आंदोलन किससे मिलान करिएगा? फिर से इसमें दिया है खेतिहर सत्याग्रह, सी दिया है कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह, डी दिया असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए क्यों बंद किया गया था असहयोग आंदोलन? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बंद कर दिया गया था। उसके बाद से नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। उसके बाद से कपास मिल मजदूर, तो ये मिल मजदूर होगा अहमदाबाद। उसके बाद से खेड़ा वाला क्या होगा? तो ये खेतिहर सत्याग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट का सेकेंड और ए का सेकेंड, बी का क्या होगा
तीसरा। और सी का क्या होगा, देखिएगा कपास मिल मजदूर अहमदाबाद, तो फर्स्ट हो जाएगा। और डी का क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में क्या कौन सा है, 2 3 1 2 3 1 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ दिया, नील आंदोलन के लगाने वाला आंदोलन चंपारण, खेतिहर मजदूर खेड़ा, मिल मजदूर अहमदाबाद, और असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था, तो चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो ये कौन था, ये इरविन था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय किया। इसने गांधी जी को रात्रि में भोजन का नियंत्रण दिया और गांधी जी वहाँ चले गए भोजन करने के लिए। इरविन के इस नियंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र था। वह गांधी जी की मारने की योजना बनाया था। तो गांधी जी की जान किसने बचाया था, तो जो खाना बना रहा था बतख मियाँ, उसने गांधी जी की जान बचाई। अगला टॉपिक देखिएगा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, पहला ऑप्शन दिया है W.C. बनर्जी, बी है शिशिर कुमार घोष, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जुलाई 1976 में इसका कलकत्ता में स्थापना हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे। इसका उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षा के आधार पर विविध भारतीय जातियों और वर्गों के एकीकरण करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिया है ए 1879, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1883, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1984 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, तो M.B. वीर राघवचारी ने, बी सुब्रम अय्यर, पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो तमिलनाडु में था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना क्यों किया गया था, तो जो स्थानीय संगठन थे उनके कार्यों को समन्वित करना था। हिंदू मेला संगठन किसने संगठित किया, ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट दिया राजनारायण बोस, सेकेंड है नवगोपाल मित्र, थर्ड है अरबिंदो घोष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजनारायण बोस। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में गणेन्द्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ की थी। हिंदू मेला की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था, तो गणेन्द्र नाथ ठाकुर ने किया था। किसके साथ मिलकर, तो द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र। आगे क्वेश्चन देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, थर्ड है विलियम्स बैटिंग, जेम्स रॉड, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन करना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो NCERT से है, TRE 3 का 6 to 8 के री एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए, BPSC TRE 2 में पूछा गया है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आरंभ किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को किया था। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एशियाटिक महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक सूक्ष्म भाग का अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करता है, तो
किसने ऑप्शन दिया है डफरिन, कर्जन, मिंटो, एक से अधिक और कोई नहीं। ये क्वेश्चन प्राइमरी में पूछा गया था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। देखिएगा ऑप्शन ए है डफरिन। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस बहुत ही सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला बम्बई में हुआ था। पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने की वजह से बम्बई में हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 1885 में एम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमचंद चटर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। 1886 और 1887 में दूसरा और तीसरा अधिवेशन हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1887 का कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। किसने इसका अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब ने। पहला 1885 ईस्वी में हुआ था, व्योमचंद चटर्जी थे, बम्बई में हुआ था। सेकेंड 1886 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था इसकी अध्यक्षता। और तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1885 की कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एम ह्यूम ने किया था। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्थापना किसने किया था? तो ए ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखिएगा WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट होगा। और ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष पहली, तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1917 में कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष ऑप्शन देखिएगा RN मुधोलकर, ऑप्शन बी AC मजूमदार, सी है मदन मोहन मालवीय, डी एक से अधिक, ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा RN मुधोलकर। 1912 में हुआ था पटना में। इसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1915, 1916, 1917, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे? किसने किया था अध्यक्षता? तो RC मजूमदार ने किया था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1922, 1933, 1946, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1922। गया में इसका अध्यक्ष कौन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1922 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बी है हजमल खां, सी है महात्मा गांधी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। TRE 2 का ये क्वेश्चन है, देखिएगा। तो गया का अधिवेशन चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ऑप्शन है कलकत्ता 1911, पटना 1919, 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चंपारण समस्या चर्चा का विषय 1916 ईस्वी लखनऊ में बना था। तो आगे देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। इस चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात किए और उन्होंने बिहार की शिकायतों के बारे में बताया कि कैसे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस अधिवेशन में कृषि संकट की जांच बृजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया और राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से चंपारण आने के लिए कहा और 1917 में पहली सफल सत्याग्रह किए लोग जाकर वहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे? ऑप्शन 1907, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी है कराची अधिवेशन 1931। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931। पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल और नरम दलों में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। गया 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए किस नेता के थे? ऑप्शन दिया राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, सी है बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए विचार किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय का था। उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया था और कहा था कि यह डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इस कांग्रेस की स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन बी 1929 लाहौर अधिवेशन, सी दिया कराची अधिवेशन 1931। तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत लाहौर में हुआ था। इसका ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। नेहरू जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन है सीतारामैया, रास बिहारी बोस, सी है नेहरू जी, डी है एक से अधिक, ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश 1939 में अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारामैया को हरा के। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया की विजय हो और ये अध्यक्ष बने, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो इसके बाद इनके पद के लिए राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत बढ़ावा देना था। बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो इसका आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त बांधव समिति के गठन किए थे। कब किए थे? 6 अगस्त 1905 को। इनका उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा दिया जाए, हम लोग अपने देश की वस्तु को यूज करें। बरिशाल हितैषी नामक पत्रिका इन्होंने ही प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस के समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पटना। प्रथम अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? तो मई 1934 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने TRE-1 के PY के क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के पहला ऑप्शन देखिएगा बायकॉट, सेकंड है हड़ताल, सी है शोक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, शोक के रूप में मनाया गया बंगाल विभाजन को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल विभाजन के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कर्जन ने किया था। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी और बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ?
ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 16 अक्टूबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ? तो 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में भारत में कब अपनाया गया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन? तो बंगाल विभाजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत गाए थे और पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नए राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है काजी नजरुल इस्लाम, सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है सुकांत भट्टाचार्य, फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में। इसका ऑप्शन होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में नए राष्ट्रगान के रूप में ये प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन से नहीं था, संबंध नहीं था? तो ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजिनी नायडू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, इसे ये लोग संबंधित थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की सदस्य के रूप में लंदन गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार कर दिया गया कि क्रिप्स मिशन का कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, और बेबिल योजना 1945 में इसलिए स्वीकृत किया गया कि स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती है। ऑप्शन सी दिया है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा, डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रश्नों से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन के प्रावधान में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत और अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। बेबिल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया, जिसे बेबिल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने बेबिल योजना को 1945 में अस्वीकृत किया क्योंकि उनका स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को भी मना कर दिया, इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिससे देश भर में दंगे शुरू हुए, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जानें गई। उसके बाद से हमारे देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और भारत एक अलग देश बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? तो किस वर्ष रखा? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर 1939, बी है 23 मार्च 1940, सी है 8 अगस्त 1940, डी है एक से अधिक, ये कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, 23 मार्च 1940 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अलग प्रस्ताव रखा गया पाकिस्तान के लिए। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 1915 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की होम रूलिंग आंदोलन? तो ये एनी बेसेंट ने प्रारंभ की। होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में किया गया था। होम रूलिंग आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना की। तो तिलक जी अप्रैल में 1916 में किए थे और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है? तो ये 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना 1916 में की? तो किस स्थान पे की? तो पूना में की। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया? तो मद्रास में। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम पुणे के होम रूल आंदोलन की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल की शुरुआत की। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन प्राप्त करना। तिलक लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार में काम करती थी। तिलक और एनी बेसेंट लीग
देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियाँ और साम्यवादी आंदोलन। देखिएगा ये बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी में पूछा गया क्वेश्चन है री एग्जाम में। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 में इन्हें पेंटनविला जेल में फांसी दी गई। किस जेल में फांसी दी गई? तो पेंटनविले में। उधम सिंह ने मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या की थी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उधम सिंह बहुत छोटे थे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपने परिवार को की जान जाते हुए, तो इसलिए इन्होंने निश्चय किया कि हम इसको जाकर इसके मतलब लंदन में मारेंगे। तो माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने जाकर लंदन में किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या की? तो किसने किया था? दामोदर एवं बालकृष्ण जी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। चापेकर बंधु दामोदर हरि बालकृष्ण हरि वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1857 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रेड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे, इसलिए चापेकर बंधु ने कहा कि हम लोग इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन गलती से लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था? ऑप्शन ए है रास बिहारी, बी है राज महेंद्र प्रताप, सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप ने देश से बाहर स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी और जापान देश ने अपना समर्थन दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया टीआरई 3 में। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध में हानि रहित बम फेंके, जिससे किसी को नुकसान भी न हो और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, टीआरई 2 में भी और इसका पेपर शिफ्ट पेपर नंबर 3 में और पेपर 4 में दोनों में पूछा गया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार सोहन सिंह भाकना, और स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीआरई 2 में पूछा गया है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो किसने किया था? सचिंद्रनाथ संथाल ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ संथाल ने वर्ष 1913 ईस्वी में स्थापित किया। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमेयनाथ मित्र और वरिंद्रनाथ घोष ने कलकत्ता में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती खान एवं डुड्डे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गदर पार्टी की वजह से विद्रोह किया था? तो ऑप्शन दिया है सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी सिंगापुर। चिश्ती खान और डुड्डे खान ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो सिंगापुर में। इसका गठन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। मुख्यालय इसका कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष मुजफ्फर बम कांड की घटना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी मुजफ्फर बम कांड की घटना? तो 1908 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उसके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 ईस्वी में भारत की स्थापना की।
ज्ञात है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे। 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदू कौन है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीखा जी कामा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मैडम भीखा जी कामा एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी, जिन्होंने 1907 ईस्वी में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीखा जी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कर दिया गया? तो किसमें किया गया? ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, ब्रैडली चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने MS अधिकारी, KN काटजू और MC कंगला ने पैरवी की थी। अगला टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन था? चेम्सफोर्ड था। इसका ऑप्शन होगा ए। जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल कब से था? कब से लेकर कब से? तो 1916 से 1921 तक। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग और 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। अगला टॉपिक है रोलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो देखिएगा, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? ऑप्शन है हकीम अजगल खान, सैफुद्दीन किचली, बदरुन तैयबजी, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचली को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा, एक से अधिक। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से लेकर 22 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया तो कब किया गया? 1921, 1922, 1923। ऑप्शन डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1923। असहयोग आंदोलन, सॉरी फ्रेंड्स, 1923 नहीं, 1922। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए। इसलिए इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? पहला ऑप्शन है राजस्व में कमी, ऑप्शन बी है बेगार का उन्मूलन, सी है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, लकड़ी ईंधन के लिए, फल इकट्ठा करने के लिए खेतिहरों का प्रवेश द्वार खोलना, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार करना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ियाँ तथा फल काटने इकट्ठा करने में वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोल मिल सम्मेलन। प्रथम गोल मिल सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोल मिल सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल इरविन था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, इरविन। गोल मिल के सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल इरविन था। इसका कार्यकाल कब से लेकर था? तो 1926 से 1931 ईस्वी तक था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी?
तो ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है जगजीवन राम, सी है गांधी जी। इसका ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका ध्येय था अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन और दलितों का उत्थान करना। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतकार का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किसने किया था? ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार। खुदाई खिदमतकार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतकार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 को। इसका ऑप्शन होगा ये 24 सितंबर 1932। पुनः समझौता श्री राजगोपालचारी, जयकर तेज बहादुर, सफरू, घनश्याम दास बिरला आदि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। यह इसे पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता के तहत अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। पुनः पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा पुनः पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पुनः पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 8 नवंबर 1927 ईस्वी। 8 नवंबर 8 नवंबर नहीं, 8 दिसंबर। कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। 8 दिसंबर 1927 को गठन हुई थी और भारत में इसका आगमन कब हुआ था? 1928 में। इसका उद्देश्य संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा पर विचार करने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया कि इसके सदस्य में एक भी भारतीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी? तो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन और गांधी जी के मध्य में। तो इसमें क्या क्या बातें थी? पहला था हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए। सेकेंड है भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। थर्ड है कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। फोर्थ है कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। 5 है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। 120 नंबर क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेबल पर गवर्नर जनरल का आगमन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी है क्रिप्स मिशन का आगमन। इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन के प्रस्ताव को आविष्कार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर बेबल का आगमन 1944 ईस्वी में हुआ था। यह भारत में 1944 से लेकर 1947 तक वायसराय रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, बी है द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव, ऑप्शन सी है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का आया था। फिर इसके अगला क्वेश्चन देखिएगा किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी। कब किया था? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किया था। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में एक संगठन अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और INA। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया था। मुकदमा मुख्य रूप से
गुरुबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की तरफ मुकदमे का पैरवी भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शास्त्री, कैलाशनाथ काटजू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1937। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 में भी अध्यक्ष रहे और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष रहे थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 के हरपुरा 52वें अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता तो गांधी द्वारा पटाभी सीतारमैया को हरा कर की थी, परंतु गांधी जी के मतभेदों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस्तीफा देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश गवर्नर और वायसराय के द्वारा पूछा गया, तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज किंग पंचम ने रखा था। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार तृतीय के आयोजन के दौरान रखी गई थी। राजधानी के वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और एडियन लुटिन द्वारा बनाई गई थी। इसकी पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। और ये आर्किटेक्ट 2 थे, हर्बर्ट बेकर और एडियन लुटविन। क्वेश्चन देखिएगा, मुठीमेन कमेटी किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है दैत्य प्रणाली, डी है फेडरलिज्म। तो इसका आंसर होगा बी, दैत्य प्रणाली। मुठीमेन कमेटी का गठन 1924 ईस्वी में अलेक्जेंडर मुठीमेन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन क्यों किया गया था? तो स्वतंत्रता के मुद्दे पर, भारत के लिए स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के स्वशासन एवं दैत्य शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का माहौल लड़खड़ा रहा है? भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मैं मरने में सहयोग दे सकूं। ऑप्शन ए है डफरिन, बी है मिंटो, सी है कर्जन। तो इसका आंसर है कर्जन। इसने कहा था कि ये कांग्रेस को मैं शांतिपूर्वक मरने में सहयोग दे सकूं। इसका कार्यकाल कब से लेकर था? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र नियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो ये लिटन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल नहीं हुआ था, इसने नहीं पारित किया था, ये रिपन ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1833 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक है जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई देने के लिए अनुमति की मांग की गई थी। ये इल्बर्ट बिल क्यों आया था? तो इसलिए आया था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उनका मुकदमा भी भारतीय न्यायाधीश सुन सकते हैं, लेकिन इसका विरोध करके इसको पारित नहीं होने दिया गया। लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। 1878 ईस्वी में ही सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1835 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए, बी सुभाष चंद्र बोस, सी हजरत मोहनी, डी एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई। गुलामी की दस्ता किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए ऑप्शन ई होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 को दस्ता या गुलामी का चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार के जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया था। इस एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर चारों होगा, डी 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना और उसके वायसराय की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किस तिथि को दिया था? तो 11 अगस्त को दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा,
अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिंथपुर ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। पटना इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नया टॉपिक दिया है विविध मिसोलियंस के कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत में वो महान एक कर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया तो उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कराया था। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका ऑप्शन तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भारत में वो महान एक कर्ता था जिसको केवल दूसरों की सहिष्णुता ही नहीं बनाया अब तो उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कराया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान के कार्यकर्ताओं को मार्च की यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये नटाल और ट्रांसवाल से कर रहे थे। ट्रांसवाल, तो ऑप्शन में देखिएगा डरबन से ट्रांसवाल, निप्सल से डरबन, निप्सल से ट्रांसवाल। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति की रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। इसलिए गांधी जी ने 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट ऑफ मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया, अतः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा के किसके उद्घाटन कैसे शुरू किया था? तो ये किसने मार्च 1836 से शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया। ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति। इसका होगा ऑप्शन सी, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर इतने समय तक शासन किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज्य करो की नीति के द्वारा सहारा लिया था। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ा दिया। लॉर्ड मिंटो और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड मुस्लिम लीग संप्रदाय पंचायत इसके प्रमुख उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो 1877 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया 1870, 1880, ऑप्शन सी 1890, डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1870 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य क्या था? सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हजरत मोहानी ने दिया था। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की। यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान पब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो अगर पूछेगा नारा किसने लगाया था, तो भगत सिंह ने। और इसको दिया किसने था नारा का? रचयिता कौन थे? तो हजरत मोहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हसन इमाम, बी है बदरुद्दीन तैयबी, सी है मोहम्मद उल हसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हसन इमाम। हसन इमाम अरहार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। इसका नेतृत्व मौलाना अली हकीम हजमल खां हसन इमाम मजहूर हल उप ने किया था। अरहार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी है सर फजल अली, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फजल अली। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है उदारवादी, सी है साम्यवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 146 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की भयभीत महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली थी।
वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के विपरीत महिला के रूप में विख्यात थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई ग्वालियर टैंक के मंदिर में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 और 32 से 41 में जेल में जाना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सेवक समाज तत्वबोधिनी समाज आत्मीय सभा। तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र, आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय। तो 2, 1, 3 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो सी कर्नाटक राज्य की थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया था। वह भारतीय सेनानी भारत की लड़ाई में शामिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, बी है सूरत विभाजन, थर्ड है खेड़ा सत्याग्रह, फोर्थ है मार्लो मिंटो सुधार। तो इसका आंसर होगा सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, होम रूल 1916 में। तो कौन होगा पहले? 1907 से सूरत विभाजन और फिर उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2, 4, 3, 1 कौन है? 2, 4, 3, 1 नहीं 1916, 2, 4, 1, 3 होगा। तो 2, 4, 1, 3 कौन है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल नहीं है? कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, इंडिया गेट नहीं है। इंडिया गेट को अभी यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया गया। कुतुब मीनार को 1993 में, लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया। भारत के कुल 43 स्थल हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वह मूक न्याय का प्रकाशन किया, बहिष्कृत हितकर्णी की सभा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था। जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा में होगा। तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा 4 होगा। तो होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन में देखिएगा कौन सा दिया है? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लोकतंत्र बचाओ इंदिरा कांग्रेस, नहीं गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा, तेलुगु की सम्मान की रक्षा एन टी रामाराव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री से TRE 1 से लेकर और 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार टीचर एग्जाम में, तो हमने सारे कवर कर लिया। और आगे के लेक्चर में हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक TRE में, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।